जो चीज़ हमने परसों फॉलो की थी ना, उसको कर सकते हैं कि जो पूरी सभा में क्वेश्चन नहीं करना चाहता, या ये है कि भाई वैसे मिल जाए तो पर्ची पे लिख के दे दो, परसों भी किया था जैसे। तो कोशिश कर लेंगे कि जैसे जैसे टाइमली उसका आंसर आएगा उसको कोशिश करूंगा उत्तरित करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे शरीर और जीवन अलग है तो शरीर डैमेज होता है, तो क्या जीवन या मन भी डैमेज होता है? कौन बताएगा? अपने में से ही बताओ। शरीर डैमेज होता है तो क्या मन भी डैमेज होता है? हैं? कौन बताएगा? खड़े होके बताओ, जिनका जवाब है उनको मिलेगा। कौन बताएगा? पीछे बहन बोल रही है, एक पीछे होता है कैसे? एग्जाम्पल। माइक माइक रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। आज से थोड़े वर्षों पहले जब मुझे साइटिका हुआ था, उस टाइम तकलीफ तो शरीर की थी। साइटिका तो कमर दर्द और वो सब तो शरीर की तकलीफ थी, लेकिन उससे जब मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, मेरी जॉब डिस्टर्ब होती है, जो मेरा कॉलेज का काम था वो डिस्टर्ब हो रहा था, घर का जो शेड्यूल था वो भी डिस्टर्ब हो रहा था, वो सब देख के मेरा मन भी डिस्टर्ब था कि ये सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं रही। मेरे मन को भी दुख हुआ कि मैं अपनी जो उपयोगिता है वो पुरवार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही थी। और मन से भी इतना टूट गई थी कि ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। तो आप आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हो कि सुसाइड कर लेना ही यही आखिरी रास्ता है। आप कितना भी मन को समझाओ, लेकिन दर्द और जो आपकी उपयोगिता है वो आप पुरवार नहीं कर पाते। तब दुख होता है, क्योंकि आप सबन से भी जुड़े हो, तो जुड़े होते हो स्कूल में, कॉलेज में बच्चों से, घर में फैमिली से। तो तकलीफ होती है, मन को ज़्यादा तकलीफ होती है। बढ़िया। और कोई पीछे? माइक माइक। सर, अगर बॉडी में कोई दर्द होता है या फिर कोई ईजा पहुंचती है तो उससे आपका विल पावर तो कम होता ही है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो सेल्फ इमेज है, उसमें तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आता ही है। और वो ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस को और आपके जीवन को भी अफेक्ट करता ही है। सो कहीं ना कहीं उसका असर होता है। एग्जाम्पल जैसे दीदी ने बताया, ऐसे कोई? सर, ऐसा एज सच मेरे साथ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के साथ किसी को देखो कि कोई हेल्थ इश्यू आ गया है, सीवियर हेल्थ इश्यू जो क्योर नहीं हो रहा है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, उसमें आप चेंजेस देखते ही हो। वो मतलब दूसरों पर डिपेंडेंस हो जाता है, अपने आप को ही वो कमज़ोर या दूसरों के आश्रित मानने लगता है। तो मन पे असर कहीं ना कहीं होता ही है उसका। बढ़िया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे मैंने पहले भी बोला था क्या, कि जीवन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ये चीज़ पहले भी आ चुकी। लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात क्या है कि शरीर में अव्यवस्था होने पर यदि विल पावर स्ट्रोंग है तो मैं उससे भी इजात पा लेता हूँ। कहते हैं ना, तुम मान लेते हो तो ऐसा हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं मानने मानने के आधार पर ही वो इवोल्व होती हैं। तो जो विल पावर है वो अपने में कोई बड़ी चीज है, जैसा मैं मानता हूं, है ना, जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब है कि मेरे को ये, मैं धीरे धीरे स्वीकार कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे होने से ऐसे होता है। तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि शरीर इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, केवल पदार्थ अवस्था नहीं है। वो क्या है? वो भी प्राण अवस्था का ही एक्सप्रेशन है। प्राण अवस्था लेकिन जीवन के संकेत ग्रहण करती है कि नहीं करती, उसको अभी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। लेकिन विल पावर यदि स्ट्रोंग है, जैसे मान लो अपनी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई है, यदि विल पावर स्ट्रोंग है तो मैं उसको ठीक भी कर लेता हूं। यदि मेरे को ठीक करनी आती है तो, नहीं आती है तो दूसरे से कराता हूं। लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तत्पर बना रहता हूं।
तो विल पावर का स्ट्रोंग होना कोई बड़ी घटना है। आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, है ना। साथ में जो शरीर में वीर एंड टीयर होता है, जैसे दीदी ने कहा कि कई बार इतनी दिक्कत हो जाती है कि आदमी सुसाइड करने की सोच लेता है। सुसाइड करने से सॉल्यूशन किसको मिलेगा? शरीर में अव्यवस्था थी, और सुसाइड करना, है ना, अध्यात्म में भी साइंस में भी अपराध शब्द जैसे आया है। क्यों आया है? क्योंकि जब बाई चॉइस जीवन शरीर को चलाता है ना, कि किस गर्भ में जाऊंगा, कल भी बात हुई थी कि जब बाई चॉइस वो आया है तो वहां पर उसको छोड़ने का अधिकार नहीं रहता है, वो अपराध बोध आता है उसमें। जैसे मैं कोई गाड़ी लेके आया और मैं उसी गाड़ी को, है ना, क्योंकि वो गाड़ी चलानी मेरे को नहीं आ रही है, यानी जिंदगी चलानी मेरे को नहीं आ रही है, और मैं कह रहा हूं कि इसको बेच दो, तो प्रॉब्लम मेरी है कि गाड़ी की है? यदि गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे, वो दूसरी घटना है। मान लो गाड़ी बिल्कुल ऐसी हो गई कि डेस्टिनेशन तक जा ही नहीं रही, तो जीवन अपने आप स्वीकार करता है, छोड़ छोड़ देता है। सुसाइड में और नेचुरल डेथ में यही डिफरेंस है। वो अपराध बोध की तरफ जाएगा क्योंकि वहां बाई चॉइस ऐसा आया है। और नेचुरल डेथ में क्या है कि ऑर्गन्स काम करना इस कदर बंद कर दिए कि अब इससे, है ना, जो निरंतर सुख की अपेक्षा के लिए मैंने ये गाड़ी एडॉप्ट की थी, अब उससे वो संभव नहीं है, तो दूसरी गाड़ी में बैठ लेते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है जी। सर वो अपने विल पावर की मैं बात करना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड ही है जी जिनको कुछ मतलब 3 साल हुए, उसके पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 24-25 साल का है वो, 25 ईयर्स का। और हम मतलब हम उसके फ्रेंड्स हैं खास, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से वो मुखर गए थे कि भाई क्या होगा ये वो। बट उसकी विल पावर इतनी बढ़िया थी कि विद इन 2 इयर्स उसका पूरा मतलब जब वो डिटेक्ट हुआ तो 4-5 महीने उसकी जो बॉडी थी वो मतलब इतना नेगेटिव गई, उसका वेट लॉस हो गया, हेयर लॉस हो गए, सब कुछ। बट राइट नाउ ही इज विथ अस, और ऐसा है कि जैसे हम भी नहीं है। सो बढ़िया। ये एक ऐसा लाइव एग्जांपल मैंने देखा है। तो विल पावर का ये मैंने तो मतलब लाइव एग्जांपल देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विल पावर थोड़ा बहुत वर्क करती है, बस हम कैसे उसको देखते हैं वो ज़रूरी है। कहना है ये मतलब इजी है, बट करना बहुत कठिन है, ये भी मैं समझता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे भैया कह रहे थे ना, जीवन अलग कैसे है, जब मैं शुभकामनाएं कह रहा था उनको, तो इन एग्जाम्पल को सुनने से वो जो अनुमान है वो पुष्ट होता है कि हाँ कुछ तो है। इसी का नाम भास है। मेरे को बहुत सारी चीजों का भास होता है। जब चीजों का भास होना शुरू होता है, अगली स्टेज आभास होना होता है, कि भास पुष्ट हुआ तो और आगे बढ़ा। भास आभास के बाद प्रतीति होती है। प्रतीति का मतलब है वो चीज प्रतीत होनी शुरू होती है, मेरे साक्षात्कार में आती है। तो अनुभव से, अनुभव और उसके बीच में, है ना, साक्षात्कार वाले पार्ट को प्रतीति बोला कि जो निरंतर वास्तविकताएं हैं वो प्रतीत होती हैं। और जब वो अपने में स्वीकार हो जाती हैं, उसी का नाम अनुभव है। तो ये यात्रा है भास आभास प्रतीति अनुभव। तो जो निरंतर वास्तविकताएं हैं, स्टार्टिंग में वो भास रूप में मेरे को, है ना, स्वीकार होती हैं, फिर आभास होता है ना, भास से स्ट्रोंग आभास और प्रतीति, फिर दिखना शुरू होता है। और दिखना जब बार बार वही दिखता है, बार बार वही दिखता है, तो स्वीकार हो जाता है, तो अनुभव में आता है। ये है। तो ये अनुभव तक पहुंचने के लिए, है ना, ये टूल है, भास आभास प्रतीति अनुभव। और अनुभव के बाद उसकी निरंतरता है। बढ़िया। इधर कौन बोल रहे थे? कोई? हाँ, एक दो, दोनों में से कोई भी बोल लो, माइक देख लो किन के पास है। हेलो। विद द पर्सनल इफ आई गो, 1993 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, तब उसमें हम फंस गए थे। दैट टाइम आई गॉट द स्टिचेस इन माय हेड, नियर अबाउट 7 स्टिचेस। 2014 I got the epilepsy problem. At that time I am having the total stitches on my head 27.
But still, with the confidence or what I can say, still I can drive the scooter and I can go alone and I can take care of myself. शानदार, बहुत बढ़िया। जैसे दीदी ने बताया ना, ऐसे अपने जिए हुए एग्जाम्पल बताएंगे, है ना, तो दूसरों को भी भरोसा होता है और अपने में भी चीजें दिखती हैं, वो अनुमान और पुष्ट होता है, अपने में भी बल मिलता है, यही खुशी है। आप कुछ कह रहे हैं पीछे जी? अच्छा, पर्ची आनी शुरू हो गई, लाओ लाओ लाओ, अच्छी बात है, बढ़िया है, पर बनाते रहो। सर, जब हमारी बात होती है तो हम मान सकते हैं कि शरीर और जीवन की एक दूसरे पे असर दिखती है, लेकिन हमारे ही परिवार में कोई है जिसका शरीर अभी अच्छा नहीं है, पर हमारा जीवन या मन इतना स्ट्रांग है तो उसकी असर उस पे दिखती है कि उनका भी शरीर अच्छा हो जाए। एक बार दोबारा बोलो। मेरे घर में मेरे अलावा और 5 लोग हैं, अगर इन 5 लोगों में से किसी एक की भी शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, यानी कि उनको कोई भी दिक्कत है मेडिकल, तो मेरे मन से या जीवन से मैं इतनी स्ट्रांग हो कि उन लोगों के शरीर पे वो पॉजिटिव इफेक्ट आ सकती है। बढ़िया। तो उनके शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि उनके जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव इफेक्ट लेने वाला कौन है? जीवन है कि शरीर है? जीवन है। तो मेरी पॉजिटिविटी से अगले में पॉजिटिविटी आती है, उसी का नाम मोटिवेशन है। इसीलिए हम दूसरे को, है ना, सहानुभूति दे सकते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, बोलते भी हैं। तो स्वीकारने वाला वहां पर कौन है? वहां पर शरीर नहीं है, वहां भी कोई जीवन ही है। ठीक, इसीलिए कभी भी जांचना, आप किसी मानव को समझाकर उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, एनिमल से उसमें कम कर सकते हो, पेड़ पौधे और मिट्टी को बोले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ला सकते। आएगा आएगा, वो भी ला रहा हूँ, वो भी आएगा, मेरे को पता है, इसलिए मैंने अभी बोल दिया ये एग्जाम्पल। अभी वो आएंगे, वो एक को गाली दी, एक को प्यार किया, हाँ वही पता है मेरे को, मैं भी चाहता हूँ आए, घूम फिर के यही अवेलेबल है ना। सर बढ़िया है। उसका क्या इम्पैक्ट होता है दीदी, वो भी चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा टच किया। बहुत बढ़िया, शानदार। अब अभी वही खोल रहा हूँ इस सेशन में। हाँ जी, सर यहाँ पे पीछे। सर वो आपने प्रीवियस सेशन में जो समझा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो जो आपने डायग्राम दौरा था कि मन है, बाद में वो चित्त है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर बुद्धि और वृत्ति, उसके बारे में आपने बोला था। अब हम ये मानते हैं कि ये शरीर यात्रा है, ये कैरी फॉरवर्ड आत्मा जो होती है वो आत्मा का ही इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा आपने बोला था ना? हाँ, जीवन का इंटीग्रल पार्ट है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। आत्मा जो कैरी फॉरवर्ड होती है तो उसके साथ क्या ये हाँ, सारी ये बने चीजें रहते हैं, बिल्कुल। सर अगर ये है, अगर व्यवस्था ऐसी है कि ये मन बुद्धि ये सारी चीजें भी कैरी फॉरवर्ड होती है, तो मुझे तो अपने पिछले जन्म का भी याद रहेगा। अभी आएगा, क्यों याद नहीं रहता है, क्या याद रहता है क्या नहीं रहता, वो भी आएगा। बहुत बढ़िया, रख दूं थोड़ा सा, क्योंकि एकदम जिज्ञासा है ही कईयों की। हाँ, आप बोल दो, चलो ठीक है। माइक ऑन नहीं है, ऑन नहीं। बोले थे कि फैमिली मेंबर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी उसमें भागीदारी कैसे हो सकती है। मेरी तीसरी नंबर की सिस्टर है, 3rd स्टेज कैंसर, ऑपरेशन हो चुका है उनका, रिसेंटली अभी वापस डिटेक्ट हुआ। शी इज़ यंगर देन मी, मुझसे छोटी है 6 साल, बाल सब कुछ चले गए, एवरीथिंग लाइफ में ख़त्म है, उनके 2 बच्चे हैं अभी छोटे। तो जब भी ये डिटेक्टेशन आया कि कैंसर है तो नो डाउट उनकी फैमिली और सारा डिस्टर्ब हो गया। ऐसा बड़ी सिस्टर मेरे को भी थोड़ा सा लगा उसके प्रति, उसने मम्मी को नहीं बताया, मेरे को पहले बताया दिया कि मम्मी को संभाल लीजिएगा, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। आज भी जब हमारी रोज़ बात होती है, कुछ भी होती है, तो मेरे को जब उनका पहली बार ऑपरेशन हुआ था, मैं गई थी उनके साथ अहमदाबाद। ये ऑपरेशन होने के बाद स्वाभाविक है कि ऑपरेशन थिएटर जो जिस कंडीशन में होना था, तो आंखों से आंसू आ ही गए थे, एक ह्यूमन नेचर है। एट दैट मोमेंट शी टोल्ड मी वन वर्ड
दीदी तब तक नहीं रोना जब तक मेरी मौत की खबर ना आए। आपके आंसू मतलब जिस दिन आपने आंसू गिराए, समझ लीजिए मैं नहीं हूं इस दुनिया में। तब से शायद ये स्ट्रांगनेस न सिर्फ उसने मेरे को दी है, हम एक दूसरे को एक स्ट्रांगनेस को प्रदान कर रहे हैं। आज लास्ट 5 years शी इज स्ट्रगलिंग और बहुत अच्छे से अपने फैमिली को भी मैनेज कर रही है, अपने बच्चों को भी मैनेज कर रही है। एक रूटीन बन गया कि एट 9 o'clock शी नीड माई टाइम एंड आई पर्सनली गिव दैट टाइम टू हर इन एनी केस। बस वो सिर्फ बात करती है मुझसे इधर उधर की, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो जो बात करने का जरिया है 5 सालों में, वो आज तक नहीं टूटा है और मैं चाहूँगी वो अंत तक बना रहे। मेरी सिस्टर को भी शायद भगवान उतनी उम्र दे दे जितनी वो डिजर्व करती है। लेकिन जो मोटिवेशन और इन्फेक्शन जैसे बात हो रही है कि एक फैमिली मेम्बर क्या इफेक्ट दे सकता है, तो ये स्ट्रांगनेस एक दूसरे को शायद हम प्रदान कर रहे हैं। अभी अभी बात भी कर रही हूँ तो अंदर से शायद वो मेरे को आ रही है, लेकिन जैसे उसने बताया था कि दीदी आंसू आए तो समझ लीजिए आई एम नॉट दैट, तो वो आज तक नहीं लाया मैंने। आपके बोलने से ना, आपने उस दिन भी एक वाक्य शेयर किया था परिवार का, और अभी भी देखो दीदी, जब भी आप लोगों से किसी से बात करती होंगी, मेरे सामने तो अभी 2 ही 3 दिन से बात हो रही है ना, वो आदमी का ओरा और आदमी का एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल देता है। और आप में वो है कि किस तरीके से परिवार को आप हैंडल किए हो, है ना। कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ अपने इंटरनल कुछ है जिसकी वजह से हम उन चीजों को कोप अप विद कर पा रहे हैं। वही है, उनकी फैमिली भी ये बोलती है कि पूरे दिन में आप कहीं पे भी रहो, उससे एक बार बात कर लो। अच्छा, सभी नहीं होते हैं ऐसे, हाँ, सभी के बारे में नहीं बोला जाता कि यार, है ना, कुछ के बारे में ही बोला जाता है कि तुम मेरे से बात कर लोगे तो हल्के हो जाएंगे, सबके लिए नहीं बोला जाता है। और रूटीन बातचीत ही होती है, ऐसा भी नहीं हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रही है। जैसे आज उसके लड़के ने कुछ बदमाशी की तो बोलेगी दीदी आज ये बड़ा बदमाश है, या जिसने ऐसा कर दिया, खाने में ये नहीं खा रहा है, आप उससे बात करो खाना खा ले। मतलब बहुत जो बढ़िया। रूटीन हम लोग ऐसा लेडीज हम बात करते वही बातचीत होती है, लेकिन एक जरिया जो है बातचीत का वो आज तक बना रहा हुआ है। बढ़िया। तो हाँ, माइक ले लो यार पास में। मैं थर्ड की क्लास टीचर हूँ। मेरी प्रीवियस क्लास जो थी थर्ड थी। हमारे यहाँ सुबेरे प्रेयर होती है, तो प्रेयर में मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को खुद को इन दीदी, मैंने तो इनको अभी दूसरी बार ही देखा है कि मैंने अपनी दीदी से पूछा था कि ये जो आवाज़ आती है वो किसकी है। तो फिर क्लास में भी जब इनकी आवाज़ आती है एकदम मतलब जोश के साथ, तो मेरे सारे बच्चे सुनते हैं कि दीदी, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को ये आवाज़ अच्छी लगती है। मेरे को तो अच्छी लगती है। बोले हाँ दीदी, ये आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि प्रेयर में जान आ गई करके। तो सच में ये बहुत पॉजिटिव, एक खाली आवाज़ ही इनकी पॉजिटिविटी मेरी क्लास में देती है। तो मैंने इनको देखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं, इनके चेहरे पे कुछ ऐसा या फिर इनका ऑरा कुछ ऐसा है जो सबको खाली आवाज़ से नहीं, उनकी मौजूदगी के साथ भी दे सकता है। इट्स रियली बढ़िया। मैंने कल 4 शब्द लिखे थे, रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। ठीक, अभी इसको इस सेशन में खोलेंगे। धर्म का मतलब ये धर्म नहीं है कि मेरा ये धर्म है, तेरा हिंदू है, मुस्लिम, उसको उसके लिए नहीं बोला जा रहा। तो एक शब्द है प्रतिबिंबन, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब प्रभाव। तो एक हर इकाई की 4 चीजें होती ही हैं, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। तो रूप प्रतिबिंबन भी होता है, गुण का प्रतिबिंबन भी होता है। प्रतिबिंबन का मतलब दूसरे पर प्रभाव, जिसको ओरा बोलते हैं, जो बहन कह रही है, उसी का नाम ओरा है। रूप का भी ओरा होता है। रूप का ओरा का मतलब नेगेटिव नहीं लेना। रूप के ओरा का मतलब, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा रूप, इस मेरे रूप का प्रतिबिंबन यहाँ पर पड़ रहा है इस दीवार पे। प्रूफ क्या है? यहाँ शीशा लगा दो, शीशा लगाओ, शीशा लगाते ही है ना प्रूफ मिलता है कि एक इकाई का दूसरी इकाई पर प्रतिबिंबन होता ही है। तो शरीर का प्रतिबिंबन इतना स्ट्रोंग है, तो जीवन का प्रतिबिंबन कितना स्ट्रोंगली काम करेगा। सोचने से ही कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जीवन तो और बड़ी चीज है। रूप से आगे आके गुण पे आओगे, गुण का प्रतिबिंबन और स्ट्रोंगली काम करेगा। गुण, एक दूसरे से गुण ज्यादा प्रभावित करते हैं मानव को, या एक दूसरे का रूप ज्यादा प्रभावित करता है?
जब भी हम दोस्ती करते हैं गुण और स्वभाव देख के करते हैं कि रूप देख के करते हैं, उसका ऑरा और जबरदस्त होगा। और जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म का मतलब है कि किसी इकाई के धर्म का मतलब है कि उसकी आचरण की निरंतरता, या फाइनली दूसरा भाषा दें तो अखंड समाज के अर्थ में है ना। सोच के देखो, जो समाज के लिए काम कर रहा होगा उसका ओरा कैसे होगा, जो सही में धर्म को जानकर, धर्म का मतलब पर्पज को जानकर आगे बढ़ेगा, उस व्यक्ति का ओरा कैसे होगा। जैसे एक एग्जाम्पल स्वामी जी का ही ले लो थोड़ी देर के लिए, है ना। हम सामान्यतः ये पाएंगे, चाहे हमारी मान्यता ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन इसका भास तो हो रहा है ना। भास, आभास, प्रतीति और अनुभव होने में उसकी निरंतरता है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, इन चारों इकाइयों, हर इकाई में ये चार चीजें हैं ही, और सभी इकाइयों की रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को जानना ही अनुभव है। बस इतना सा काम करना है। मेरी कल्पनाशीलता वास्तविकता से तदाकार हो जाए, उसी का नाम अनुभव है। मेरी कल्पनाशीलता वास्तविकता का मतलब हर इकाई के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को पहचान ले, इसी का नाम अनुभव है। और क्या चाहिए? ठीक, उसी का नाम बोध होना है। अवधारणा बोध पूरा हुआ। अनुभव क्या है उसकी भी थोड़ी सी और गहरी चर्चा कर लेंगे कि अनुभव कह किसको रहे। बुद्धि में बोध होता है, आत्मा में अनुभव होता है, दोनों में डिफरेंस है। अभी बोध और अनुभव को हम मिक्स कर देते हैं कि मेरे को बोध हो गया है। बोध अलग चीज है, अनुभव होना अलग चीज है, तो उसको भी रखेंगे। बढ़िया है। तो ये ठीक है कि रूप का भी प्रभाव पड़ता है, और एक इकाई पर दूसरी इकाई के रूप का प्रतिबिंबन होता ही है। स्वभाव का भी होता ही है। स्वभाव का प्रभाव उससे गहरा होता है ना। गुण का उससे ज्यादा गहरा, स्वभाव का उससे ज्यादा गहरा, और धर्म का निरंतर प्रभाव रहता ही। तो इस तरीके से ये चीज समझ आती है। इससे हम ओरा समझ पाएंगे, है ना। जैसे हम बार्बर की दुकान में घुसते हैं, चारों तरफ दिखता है कि नहीं दिखता है, इसका मतलब हर दीवार पर, हर इकाई पर मेरा प्रतिबिंबन है ही। सूरज का प्रतिबिंबन, है ना, हर इकाई पर पड़ ही रहा है। तो एक बढ़िया शानदार चर्चा भी आती है क्या, कि जो हम साइंस में नापते हैं ना, प्रकाश 8 मिनट में धरती पर पहुंचता है, वो तो पहुंच ही रहा है, प्रतिबिंबन है ही, पहुंच नहीं रहा है, वो है ही। वो क्या नापा? कोई टाइम स्पैन वहां से हमने लिया, है ना, एक टाइम स्पैन को हमने यहां देखा, किसी क्रिया की अवधि को काल बोला। कोई क्रिया हो रही है, उसकी अवधि को हमने काल के रूप में पहचाना है, प्रतिबिंबन तो है ही। ये भी आगे, है ना, अध्ययन में आता है कि 8 मिनट में प्रकाश पहुंचता है, या प्रकाश तो है ही। क्या ठीक है? अब मेरा प्रतिबिंबन इस पे है ही या पहुंच रहा है, तो वो साइंस की लिमिटेशन है कि वो उसको 8 मिनट में बोल रहा है, नहीं वो तो है ही, पहुंचता नहीं है। इसकी गहराई को भी पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। ऐसा है। उधर से कोई बोल रहा था पीछे, या और कोई? चले आगे। ठीक है। यहां लिखा, अगर कोई बच्चा शरीर से मंदबुद्धि है तो क्या वह मन से भी मंदबुद्धि होता है। शरीर से मंदबुद्धि का मतलब क्या है? शरीर का कोई ऑर्गन काम नहीं करना। तो जरूरी नहीं है कि शरीर का कोई ऑर्गन काम नहीं करे, है ना, तो वो अनुभव संपन्न नहीं हो सकता। इसका कोई लिंक नहीं, क्योंकि शरीर में अव्यवस्था होने से भी लोगों ने शारीरिक कार्य कितने गहराई से किए। कई बोलते हैं ना, जो अंधा व्यक्ति होता है उसको, और है ना, जबरदस्त तरीके से रोड क्रॉस करता है वो, जिसको दिखता है उससे भी, दिखने वाले का चित्रण तो फैला रहता है, उसका सेंटर्ड रहता है। और है ना, और बहुत सारी जगह ये भी सुना है कि जिसकी कोई एक सेंस नहीं होती, उसकी दूसरी सेंस उतनी ही बलवती होती है। ये भी सुना है ना। तो यहां पर क्या बोला?
शरीर से मंदबुद्धि है तो वह मन से भी मंदबुद्धि होगा, इसका कोई लिंक नहीं। लेकिन मन से मंदबुद्धि है तो शरीर को हैंडल नहीं कर पाएगा, ऐसा जरूर है। उसकी सेवा की जाए। मान लो जैसे ये बनाया ही हुआ है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन के माध्यम से जीवन शरीर को चलाता है। बिना ब्रेन के शरीर को जीवन चला ही नहीं सकता है। कल भी एक एग्जाम्पल लिया था कि 4.5 महीने तक पेट में जब बच्चा होता है, भ्रूण बोला, उसको बच्चा नहीं बोला, 4.5 महीने बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें यही चेक किया जाता है, साइंस भी मानती है कि जो ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप हो गया है। जैसे ही ब्रेन फुल्ली डेवलप हो गया है, कोई जीवन उस शरीर को चलाना शुरू करता है, क्योंकि ब्रेन मोडम है। ब्रेन मोडम है, जैसे मोडम है ना रेज को पकड़ने के लिए, एयरटेल मोडम, जियो मोडम, तो वो रेज को ग्रहण कौन करेगा? ब्रेन करेगा। ब्रेन के माध्यम से जीवन शरीर को चलाता है, ब्रेन शरीर को नहीं चलाता है। ठीक, तो इसीलिए बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हम देखने को मिलेंगी हमारे सामने जिसका ब्रेन डेड है ना, लेकिन क्या कहते हैं, इसको उस आदमी के साथ छोड़ो जिससे सबसे ज्यादा लगाव था, वही इसको उभार सकता है। इसका मतलब जो सेल्स हैं वो दो तरीके से एक्टिवेट हो, एक ही तरीके से एक्टिवेट हो रही है। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका तो इंजेक्शन है। इंजेक्शन कोई भाव पैदा करेगा कि सेल को एक्टिवेट करेगा? क्योंकि इंजेक्शन भौतिक चीज है तो भौतिक पर ही प्रभाव डालेगा, सेल को ही एक्टिवेट करेगा। यदि सेल और कुछ ऐसी चीज बिल्कुल ही खत्म है तो फिर उस पर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन डॉक्टर इशारा करते हैं कि सेल्स थोड़ी एक्टिवेट हैं, लगाओ जोर, अब दुआ करो। अब दुआ किस सेल की जरूरत है? दुआ सेल की जरूरत है कि जीवन की जरूरत है? दुआ करने से सेल खुश होती है कि जीवन खुश होता है? जीवन खुश होता है। इसलिए बोला जाता है दुआ करो या इसे प्यार दो। प्यार सेल की आवश्यकता है कि जीवन की आवश्यकता है? जीवन की आवश्यकता। तो इन इशारों से हमारे को बहुत कुछ समझ आता है कि ब्रेन है ना, तो कई बार कहते हैं कि जिसके ब्रेन में ही गड़बड़ है ना, तो वो देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक की गड़बड़ है। यदि वो जीवन के संकेत ग्रहण कर ही नहीं रहा तो फिर उसको बोला है ना, इस कंटेंट के माध्यम से शब्द है, उसकी सेवा की जाए शरीर की, बस इतना ही। उससे मतलब अनुभव संपन्न होने की या समझदारी की उम्मीद ना की जाए। यदि ब्रेन सही है, जीवन के संकेत ग्रहण कर रहा है, तो शरीर में कुछ भी हुआ रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरे तरीके से इवोल्व कर लेगा। कहा है ना, एक के हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, फिर भी वो क्या जीता था? अभी लेटेस्ट न्यूज में है ना आया था, अभी कौन से गेम हुए थे, वो फिर भी जीता है। ऐसा है, हाँ, पैरा ओलंपिक वाला, हाँ था एग्जाम्पल। जी मोदित भाई, जी माइक ले लो। किसका? स्टीफन्स, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो शारीरिक समस्या जो होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से और इस तरीके से अगर स्थिर हैं या फिर मस्तिष्क हमारा प्राइमरी रूप से काम नहीं कर रहा है तो इम्पैक्ट पड़ता है। ड्राइवर ठीक है तो गाड़ी है ना, और उसमें योग्यता है तो गाड़ी को भी ठीक कर ही लेगा। ये दो परफेक्ट एग्जांपल, स्टीफन हॉकिंस और हमारे आदि संसार। बिल्कुल ठीक, मतलब वे आउट ढूंढ ही लेता है कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से। बढ़िया जी। हाँ हाँ हाँ, पूरव का मतलब है, पूरव का मतलब इतना ही है। देखो, जीवन या तो भ्रमित होता है या जागृत होता है, या शरीर होता है या बिना शरीर होता है। तो पहले से लाने का मतलब क्या है? जो जितना जागृति की तरफ व्यक्ति होगा है ना, या जो जितना ज्यादा समझदार होगा, स्टेबिलिटी की तरफ होगा, वो ज्यादा इन चीजों को कोप अप विद कर पाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? अपने जीते ही जी देखो, एक एग्जाम्पल लो। मान लो मैं स्टडी कर रहा हूं और किसी कारण से मैं है ना स्टडी नहीं कर पाया,
मान लो मेरे को जितना नॉलेज है, तो आगे के नॉलेज के लिए मेरा मोटिवेशन जबरदस्त रहता है या कम रहता है? यदि मैं कम होशियार हूं तो मेरा मोटिवेशन कम रहेगा, यदि मैं सफलता के ज्यादा नजदीक हूं तो मेरा मोटिवेशन ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो एक शरीर यात्रा में अनुभव नहीं हुआ लेकिन आगे बढ़ा, ये वैसा ही है जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पहले चांस में नंबर नहीं आया लेकिन मेरे को यह पता है कि बस मैं बिल्कुल नजदीक हूं, तो मोटिवेशन लेवल उसका हाई होगा कि कम होगा? ऐसा है। तो ये कैसे हुआ? तो वही है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। कई बार आप सोचते हो कि पता नहीं हर चीज का आंसर कैसे निकल जाता है भैया के मुंह से। डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो क्या चीज पकड़ में आती है? जीवन क्षय शरीर है या बिना शरीर, भ्रमित है या जागृत है, दो ही है। तो वही काम वो करेगा, वही ये हम ये मान लेते हैं बिना शरीर वाला जीवन, या बाद में जो होता पता नहीं क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल है ना। जैसे जैसे हम अपनी सफलता के नजदीक पहुंचते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा होता है कि घट रहा होता है? बढ़ रहा होता है। तो जितने हम करीब होंगे हम उतने ही स्ट्रांगली नेगेटिव सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि चाहना निरंतर सुख की है और मेरे को लग रहा है कि हाँ बस पहुंचने वाला हूं, या हो रहा है या हो जाएगा, इसी का नाम मोटिवेशन है। कहते हैं ना वो सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब वो जो मन वृत्ति है ना, मन वृत्ति के अनुरूप हो जाए, वृत्ति चित्त के अनुरूप हो जाए। इस यात्रा में दो शब्द दे रहा हूं, एक अंतर्नियोजन है। अंतर्नियोजन का मतलब अंदर की तरफ नियोजन होना, है ना। एक बहिर्गमन है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन, ऊर्जा का बहिर्गमन। ठीक, ऊर्जा का अंतर्नियोजन, ऊर्जा का बहिर्गमन, दो शब्द हैं। कि जब ऊर्जा, ये जो जीवन की ऊर्जा शरीर की तरफ लगेगी तो बाहर की तरफ गई, इसका मतलब ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, वो विकास की तरफ लेके जा ही नहीं सकता। ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। जो ऊर्जा है वो अंदर की तरफ लग रही है ना, मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, है ना। मन वृत्ति के संकेत ग्रहण कर रहा है, वृत्ति चित्त के संकेत ग्रहण कर रहा है, चित्त बुद्धि के अनुरूप होने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ऊर्जा का अंतर्नियोजन हो रहा है। और जब मन अपने बड़े से वृत्ति और चित्त की ना सुन के शरीर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है। तो सूत्र है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। सही में विकास क्या है? पकड़ में आया? ऊर्जा का अंतर्नियोजन। उसी को आशा शक्ति कहा, उसी को विचार शक्ति कहा, उसी को इच्छा शक्ति कहा। अब आएगा उसको रखेंगे, शक्तियों को भी। एक क्वेश्चन है, ये मेरे को थोड़ा कम समझ आया, लिखने से थोड़ा लंबा लिख दिया इसलिए शायद कनेक्ट नहीं कर पाया। मानव की कल्पनाशीलता से भावात्मक आवश्यकताएं कैसे पूरी होती है? ठीक है, तो कल्पनाशीलता से भावात्मक मतलब आगे भी है, पहले इतने का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा। मानव की कल्पनाशीलता से भावात्मक आवश्यकताएं, तो कल्पनाशीलता लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। भाव की आवश्यकता लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड से अनलिमिटेड पाया जा सकता है, पहली बात। अब हो कैसे? तो हो कैसे में, अब जैसे मानव की कल्पनाशीलता, मानव की कल्पनाशीलता का मतलब आशा विचार इच्छा, इन तीनों को मिला के कल्पना कहा। आशा विचार इच्छा को क्या कहा? कल्पना। तो अभी फिलहाल ये बोल रहा हूं, इसको मैं आपको दे रहा हूं, आप रख लो। दो क्वेश्चन आ गए, तीसरा ये है, इसको थोड़ा सा उत्तर कर लेते हैं और जब जीवन क्रिया खुलेगी तो और गहरा उत्तर कर लेंगे इसका। अभी ये बोल रहा हूं व्यवहारिकता में कि अंतर्नियोजन से संभव है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन हो जाए तो संभव है। अभी ऊर्जा है ना बाहर की तरफ जा रही है, ठीक, ये हो ही गया। और बताओ, चले आगे।
शरीर साधन है, मेरे लिए है, लेकिन मेरे को समझदारी आ गई तो दूसरे के लिए भी यही साधन है। मुंह से बोल के दूसरे को ज्ञान देना, ऐसा, इसलिए ऐसा कहना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मेरे लिए तो साधन है ही है, दूसरे के लिए भी साधन है। दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो, एक बार रिपीट कर। शरीर मेरे लिए है, मेरे पोषण के अर्थ में है, भाव नहीं। भाव की मेरे को भी आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ, देखो, भाव और विचार दो अलग अलग चीजें हैं। भाव और विचार अभी फिलहाल हमारे को एक जैसा लगता है कि भाव क्या है, विचार क्या है। सोच के देखो अपने में ही, किस भाव किसको कह रहे हैं, बताओ। हम कहते हैं ना मेरे में ये भाव आया, मेरा विचार आया। अब वो भाव आया कि विचार आया? देखो कैसे समझेंगे, अच्छा लगेगा, बोलो। भाव पहले आता है कि विचार पहले आता है? कुछ भाव कह रहे हैं, कुछ विचार कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो जी, विचारधाराएं पहले आती हैं। विचार जैसे कॉग्निशन की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक साइकोलॉजी में अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विचारधाराओं की, तो उसमें भी सबसे पहले हमारा ब्रेन सेल्स के थ्रू अलग अलग सेल्स के थ्रू वो अलग अलग आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करता है, विचार जनरेट। आइडिया कौन जनरेट करता है? जीवन। तो विचार जब जनरेट होंगे तभी तो हमारी इस तरीके की हाँ, तो जनरेट करने का भाव तो तभी उत्पन्न होंगे। जनरेट करने का आधार क्या है? खुशी जैसे भाव है। हाँ। खुशी जैसे भाव है, तो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में वो जब हम दिमाग में उस तरीके की आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं तभी तो जाके हमें खुशी मिल रही है। बढ़िया। कोई विचार हमें कनेक्ट हो रहा है तभी जाके तो हमें खुशी मिल रही है। विचारों से ही भाव उत्पन्न होता है, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है। मैं कहीं गलत हो सकता हूँ ना, ठीक है। या एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, ये जांचते हैं। पूरक भी हो सकते हैं, दोनों के कंपोजिट भी हो सकते हैं, कोरिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम एस्पेक्ट में देखें तो ये एक दिखता है कि विचारों से ही भाव उत्पन्न होते हैं, विचारधाराओं से ही भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन भाव होते हैं तो शुभ विचार तो शुभ भाव होने से हैं, अभाव होने से दुष्विचार आ जाएंगे। पहले आया कि बाद में आया, बात ये है। ठीक है, देखें भाव की परिभाषा क्या है। भाव का मतलब है भाव की स्वीकृति ही भाव है। भाव मतलब होना है ना। देखो दोनों को समझेंगे। भाव का मतलब क्या है? भाव की स्वीकृति होना। भाव क्या है? एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या हूं। ये दो वास्तविकताएं हैं। एक एग्जिस्टेंस है, उसमें मैं हूं। इन दोनों को मिला के सह अस्तित्व कहा। इन दोनों का सह अस्तित्व होता ही है, ये अलग कभी नहीं होते। उसी को महाभाव कहा। इस कंटेंट में इन दोनों को भाव कहा, इसको महाभाव बोला। तो इन दोनों को बोलने का मतलब ये है का अध्ययन है। तो क्या हुआ? भाव का मतलब भाव की स्वीकृति। भाव मतलब होना, होने की स्वीकृति। होने की स्वीकृति ही भाव है। और उसी का अब आप विचार किसका करोगे, विश्लेषण किसका करोगे? उसी को विचार बोला। जो है उसी का तो विश्लेषण करोगे, जो है ही नहीं विश्लेषण कहां से करोगे? तो भाव का विश्लेषण विचार है। जो है उसी पर लॉजिक लगाने का नाम विचार है। जो है ही नहीं उसे बाहर लॉजिक है ना, विचार चलेगा ही नहीं। जैसे अमरूद,
अमरूद कहते ही विचार चला थोड़ा कि कैसा है, टेस्ट भी आया, अमरूद खा रखा है। आम, रसगुल्ला, इमली, डोसा, टिकलू है। हाँ बोले पानी पूरी बोल लो यार, टिकलू क्या। हाँ आप तो सोच रहे थे पानी पूरी बोलूंगा मैं। अब टिकलू का क्यों नहीं आया, क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो है का ही है ना, होने का ही जिसकी स्वीकृति है उसी का है ना, होने का ही विश्लेषण करोगे आप, उसी का टेस्ट आएगा। जो है ही नहीं उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। उसी का नाम विचार है। विचार हम वही करते हैं है ना। तो भव की स्वीकृति ही भाव है ना, होने की स्वीकृति भाव है और उसी का विश्लेषण विचार है। बढ़िया, ताली तो बजा दो। कि कोई चीज कैसे सेटल हो जाती है। तो अब पहले और बाद का क्या चक्कर आया, है का अध्ययन है ना, है तो भव की स्वीकृति भाव हुआ। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कहां पे अच्छा आप ही बोल रहे हो। ये कैनवास अगर हम एक देखें तो पहले तो अगर हमने कैनवास देखा तो उसके बाद हमारे विचार तभी तो चलेंगे, और उसको देखने के बाद हम एक विचार किसके लिए चलेंगे, जो है उसको जानने के तो लिए। ये है तो तभी तो हम उससे विचार हमें आ रहे हैं। हाँ, तो है आपने तो आपने कॉन्ट्राडिक्शन यही कहा कि पहले विचार आएंगे कि पहले भाव आएंगे। हाँ जो है, एग्जिस्टेंस पहले है कि मैं पहले हूं। एग्जिस्टेंस मेरा होना होगा तो एग्जिस्टेंस में। जी जी। एग्जिस्टेंस का मतलब है जी। तो भाव माने होना। तो भाव माने होना, वो तो भाव पहले कि विचार पहले। तो एग्जिस्टेंस पहले, एग्जिस्टेंस है ही, उसी को होना बोल रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक नहीं हुए। हाँ पूरक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा। दोनों भाव है, दोनों भाव। सह अस्तित्व तो महाभाव है, इसलिए मैंने जोड़ा भैया। मेरे को पता था ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है। जी। बाद में सभाओं में ये कहते हैं कि आपने एक को क्यों लिखा, इसका मतलब वो भी है, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ मैं भी हूँ। पूरक है कि समपूरक है। अब वो कैसे डिफाइन कर रहे हो आप, मतलब मेरे तक नहीं पहुंच रहा। जैसे पूरक और समपूरक मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों। कोरिलेटेड और को इंटरकनेक्टेड। ये भाषा ही है, वास्तविकता बताओ फिर बता पाऊंगा मैं। अगर एक बात करें जैसे मैथ में भी आता है कि अगर हम बात करें कि कंपोजिट और इस तरीके से दो वर्ड आते हैं, वो तो अपोजिट है, प्राइम कंपोजिट। मतलब प्राइम और ऐड करने पे वो कंपोजिट पूरक हो जाते हैं, मतलब संपूर्ण की बात करते हैं। चलो इसको एक बार पढ़ के दोबारा चर्चा करना। ठीक है ठीक है। जब वास्तविकता को आर पार खोल के एक बार थ्रेड खोल के बात करेंगे तो और नजदीक पहुंच जाएंगे, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है जी। हाँ 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 बोलो बोलो। जब विचारों में अपने भाव के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो चीज़ें आती है, जैसे खासकर मायों में आती है कि अगर बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया तो पहली चीज़ यही दिमाग में आती है कि खाना कहीं पे अटक गया, स्कूटर लेके गया, कुछ हो ना जाए। तो ये जो नेगेटिविटी आ जाती है। एकदम स्कूल की न्यूज सुनते ही कि गाड़ी का है ना कुछ एक्सीडेंट हो, ऐसा लगता है कि मेरा दबा हुआ है और चक्के ऊपर हैं और बस एकदम मन में चलता ही है। वही तो जो भाव है वहां पे आप बोल रहे विचार, तो विचारों में नेगेटिविटी पहले क्यों सोच में आ जाती है। वो भाव है कि अभाव है। अभाव। नेगेटिविटी को भाव कहोगे कि अभाव कहोगे। अभी प्रॉब्लम ही ये है, हम क्रोध को भी भाव कह के पढ़ा रहे हैं। क्रोध भाव है कि अभाव है। वो तो अभाव ही है, लेकिन जैसे दीदी बता लेकिन भाव कह के पढ़ा रहे हैं उसको। और क्या, ईगो का भाव आया। अरे भाव, स्नेह का भाव होता है ना, ईगो अभाव है, यानी स्नेह का अभाव ही ईगो है। तो किस पे काम कर सकते हो, स्नेह को बढ़ाना है कि ईगो को कम करना है। हाँ अब वो सॉफ्टवेयर बताऊंगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। ये सॉफ्टवेयर खोलूंगा, ये सॉफ्टवेयर पूरा खोलना है। हाँ और क्या, देखो जीवन क्रिया जब करेंगे, क्रिया का मतलब जीवन कैसे काम करता है, यानी सॉफ्टवेयर। देखो 3 क्रिया, आ रहा हूं दीदी आपके पास,
तीन क्रियाएं हैं, एक भौतिक क्रिया, भौतिक क्रिया का मतलब फिजिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन, दो अभी तक हमने पढ़ी हैं साइंस में भी और अपने भौतिकता में भी। तीसरी क्रिया, कोई चीज समझ आएगी तो क्रिया से समझ आती है। ये पेन लिखता है ना, लिखने से इसको पेन बोलते हैं। आदिवासी एरिया में इसको जरूरी नहीं है पेन बोले। तो कोई भी चीज क्रिया से समझ आती है, तो जीवन को समझना है तो जीवन क्रिया को समझना होगा। ठीक है जी। दो हाथ खड़े हैं शायद, या अंगड़ाई ले रहे हैं? अच्छा, आप अंगड़ाई ले रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया, दो उठ गए थे इसलिए। अब अंगड़ाई भी सोच समझ के लेंगे जी। माइक माइक दे दो। हाँ सर, तो जैसे मैं ये समझ पा रही हूँ कि इट इज लाइक, जैसे आपने ये समझाया कि 2 से 8 हुए, 8 से 18 हुए, दैट इज आवर एनर्जी, राइट। कहीं ना कहीं ये एनर्जी है। और जैसे मैडम ने सवाल किया कि हमको हर बार नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, बट तो सवाल ये है कि जैसे मुझे थॉट आया तो वो मुझे पता ही बाद में चलता है कि मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव था। तो पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस पता ही नहीं चल पाता है। जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है वो उसका कुछ भी कहीं पे हम परिणाम बोल सकते हैं, जहाँ पे पहुंचते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि ये हमारा थॉट प्रोसेस सही था या गलत था। तो अगर इसको नियंत्रित करना है या तो इसको जानना है तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। हम तीसरी क्लास में ही बार बार फेल होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, है ना। तो तीसरी क्लास को कब समझेंगे अच्छी तरीके से? उसके लिए पास होना होगा। पांचवी क्लास में पता चलता है कि तीसरी क्लास क्या है। तीसरी में परफेक्शन सही में कब आता है? थर्ड क्लास में, जब मैं फिफ्थ में चला गया। फिफ्थ में परफेक्शन कब आता है? जब मैं एट्थ में चला गया। एट्थ में परफेक्शन कब आता है? जब मैं टेंथ और हायर क्लासेज में जाता हूँ। सही में मास्टरी कब होती है? तो बड़ी क्लास में होने से छोटा पकड़ में आता है। तो अभी मैं शरीर की संवेदनाओं के में बहकर काम कर रहा हूं, इंद्रियों से, सेंसिस से नियंत्रित हूं। सेंसिस छोटी है, सेंसिस बड़ी चीज है कि जीवन बड़ी चीज है? जीवन बड़ी चीज है, शरीर बहुत छोटा है। तो जीवन को समझने से छोटे वाला नियंत्रित हो जाता है, छूटेगा नहीं। फिर उसको प्रयोजन के अर्थ में यूज करूंगा, क्योंकि अभी मैं केवल नीचे अटका हुआ हूं। बड़ी क्लास का पता ही नहीं है। बड़ी क्लास में होने से छोटी समझ आएगी। जैसे जीवन और जीवन क्रिया समझने से शरीर में संवेदनाएं कैसे काम करती है वो समझ आएगा। जैसे जब हम कल जीवन क्रिया करेंगे तो उससे बहुत कुछ ये समझ आएगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, ये वास्तविकता क्या है, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। अभी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो बोल दिया ये हमारे लिए शब्द है फिलहाल। एकदम पकड़ में नहीं आया होगा बोर्ड पे लिखते ही। कह दिया यार ये तो ऑर्बिट है ना, साइंस में ऐसे लिखा, आपने इसको प्लेस कर दिया, इसको दिखाओ प्रमाण क्या है। दिखाने का मतलब समझाओ, ठीक है ना। तो जब हम जीवन क्रिया हम करेंगे उससे पहले कई क्वेश्चंस जो मैं चाह रहा हूं कि जैसे आप कर रहे हो ये जरूरी है। जैसे अभी इधर से भी क्वेश्चन आया था, तो क्या हुआ कि चारों मैंने लिखा था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, मानव। तो सभी के हम आपके लिए कैनवस खोल रहा हूं कि सभी का धर्म क्या है। ये आगे की यात्रा को समझने में थोड़ी हेल्प करेगा। धर्म कह किसको रहे? क्या? सबसे पहले पदार्थावस्था, क्योंकि पूरी धरती पर चार ही चीजें हैं। चारों चीजों का धर्म क्या है? धर्म का मतलब होना, एग्जिस्टेंस। संस्कृत में भी बोला धारणाए इति धर्म, है ना। संस्कृत वाले जो भाई बहन है वो थोड़ा सा और गहराई से बोल पाएंगे पूरा भी। हाँ, एक बार पूरा बोल दो ना इसको, क्योंकि ये छोटा बीच से कट करके किया है, वो अच्छा भी लगता है बोलने में। धारे इति धर्मा, नहीं पूरा भी है ना एक सेंटेंस, किसके लिए वो अच्छा लगता है, वो आगे का भी समझ आता है। ये तो हो गया जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। इसका तो ये भाव हुआ जो आप बोल रहे हो, लेकिन ये एक पूरा भी है ना सेंटेंस है, वो मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ, ये ध्यान है नहीं, तो चलो ठीक है।
धारणाए इति धर्म, यानी जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। बढ़िया। तो किसको धारण किया जा सके, यानी जो है ही, जिसको बदला ना जा सके वो धर्म है। ठीक। तो पदार्थ अवस्था का धर्म क्या है? तो एक व्यवहारिक परिभाषा और ले लेते हैं। जैसे आप कहते हो कि आप एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा सरल, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। व्यवहारिक भाषा, उसी को जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। तो पदार्थ को किससे अलग नहीं किया जा सकता? जो पदार्थ अवस्था है उसके होने से अलग आप कर ही नहीं सकते, वो है ही, रहेगा ही। जैसे जैसे ये है, ये पदार्थ अवस्था है चेयर, इसको आप एग्जिस्टेंस से खत्म कर दोगे कोई मैकेनिज्म नहीं, इसको जला दो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो, इसके एटम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे ही। तो पदार्थ अवस्था का धर्म हुआ होना, उसको उसके होने से अलग कर ही नहीं सकते। बढ़िया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था से इवोल्व है, बड़ी इकाई है, तो सूत्र भी है गुरु में लघु समाया है। क्या? गुरु में लघु समाया ही रहता है, बड़े में छोटा है ही। तो प्राण अवस्था बड़ी इकाई है, तो होना तो है ही इसका धर्म, होना सहित पुष्टि इसका धर्म है। पुष्टि का मतलब ग्रो करना, पुष्ट होना, ग्रोथ। जब भी पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे वो ग्रो करेंगे ही, उनको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वो सेल्स हैं। अब भैया के भी उसका आंसर यहां से निकल रहा है, पेड़ पौधों का धर्म पुष्टि है। पुष्टि कब होगी? जब सेल्स एक्टिवेट होंगी, और बाल और नाखून सेल्स है ही नहीं, वो डेड सेल है, इसलिए एक लिमिट तक बढ़ती है। उसका उत्तर और पुष्ट हो गया। बढ़िया लगा? साइंस के माध्यम से ही जानो इसको, ठीक है ना? तो कई चीजें समय आने पर उत्तर देना थोड़ा सा मतलब टेक्निकली ठीक लगता है, नहीं तो उस टाइम जवाब देंगे तो वो फिट नहीं होगा लॉजिक में। तो पुष्टि का मतलब भाइयों बहनों ग्रो करना, और ग्रो करने का मैकेनिज्म क्या है? सेल्स ग्रो करती हैं, है ना? तो प्राण पेड़ पौधों का धर्म है पुष्टि, होना सहित पुष्टि। जब तक वो जिंदा है सेल ग्रो करेंगी, जब वो मर जाएगा तो दोबारा पदार्थ अवस्था। भाई पत्ती गिरी, टहनी गिरी, दोबारा से मिट्टी हो गया। लेकिन उसको आप धरती से एग्जिस्टेंस से खत्म कर दोगे, नहीं हो सकता। या तो हवा के एटम मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेगा, मिट्टी में रहेगा, पानी में मिलेगा, इतना ही है। इससे अगली जो इकाई है जीव अवस्था का धर्म क्या है? होना तो है ही, क्योंकि जीव अवस्था इन तीनों से बड़ी इकाई है, गुरु में लघु समाया है। तो होना तो है ही, क्योंकि जीव का शरीर मरेगा तो किसमें? मिट्टी। और जब तक शरीर जिंदा है ग्रो करेगा ही, पुष्टि। इसमें एक नई चीज और आ गई, जिंदा रहने की आशा। जिंदा रहने की आशा, जिसको हम भय बोलते हैं। ठीक है? पेड़ पौधे, है ना, भयभीत नहीं होते हैं, पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भयभीत होते हैं, है ना? भयभीत होने वाली एकमात्र इकाई एग्जिस्टेंस में जीवन ही है। जीवन ही सुखी होता है, जीवन ही दुखी होता है, जीवन ही भयभीत होता है। दुखी होना भयभीत होने का एक्सप्रेशन ही है। बढ़िया। तो इसका धर्म क्या हुआ? होना सहित पुष्टि सहित जिंदा रहने की आशा। ये जिंदा रहने की आशा इनका धर्म है। और साथ में मानव को देखेंगे, ज्ञान अवस्था का मानव का क्या धर्म है? ज्ञान अवस्था का यानी मानव का धर्म क्या है? मानव सबसे इवोल्ड इकाई है, तो होना सहित पुष्टि सहित जिंदा रहने की आशा, है ना, सहित
निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा, निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा, ये मानव का धर्म है, जिसको हम धर्म कह के पढ़ा रहे हैं। और बार बार देशों के, है ना, नाम जैसे पाकिस्तान और कुछ ना कुछ मन में आ ही रहा है। ये चित्रण से ऐसा हमारे दिमाग में बैठा दिया है धर्म के नाम पे कि वो निकल ही नहीं रहा है। वो संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जिसको जिससे अलग ना किया जा सके। अब जहां भी जिस भी संप्रदाय का मानव होगा वो निरंतर सुखी होने के लिए है कि नहीं है, जांच लो। तो एग्जिस्टेंस, तो पूरी धरती पर मानव जहां भी होगा, है ना, वो सुख धर्मी होगा, उसकी चाहना निरंतर सुख ही होगी, इससे कम में मानव नहीं है। तो आज के टाइम में क्लासरूम में बच्चों के सामने भी और अपने बच्चों के सामने घर पर भी हम कितनी बार डरे हुए हैं कि हमारा बच्चा इन पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार ना हो। उसके लिए ये हमारी जरूरत है कि मेरा बच्चा शिकार होने से बचे, तो उसको सही में धर्म समझा दे। वो दूसरी बात है कि स्टेटस पे तो हम भी वही फ्लोट कर रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चे का नंबर आता है तो हम डर जाते हैं, अपने ही बच्चे का नंबर आ जाता है। तो धर्म का मतलब जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। मानव सुख धर्मी है, उसको उसके सुखी होने की चाहना से अलग कर ही नहीं सकते। बढ़िया। और धर्म के नाम पे ही कितना युद्ध है, धर्म के नाम पे ही कितना क्या है, और धर्म कोई कितनी पवित्र चीज है, निरंतर सुखी होना धर्म है। तो मानव का धर्म समझाने के लिए ही क्लासरूम है, और मानव का धर्म सफल हो जाए यही क्लासरूम की सफलता है। इसी को कल 2 शब्द दिए थे, है ना, जो मंत्र है, मंत्र का मतलब, है ना, जिससे तर जाते हैं वो मंत्र है ना। जिसके पास मंत्र है, जिसके पास तारने का माध्यम है वो मंत्री है। और जहां ऐसे लोगों का ग्रुप है उसका नाम मंत्रालय है। इसीलिए मंत्र का मतलब अध्ययन अभ्यास है या कोई वास्तविकता का कंटेंट है, तो उसको मंत्री को शिक्षक कहा, क्योंकि वो तरा हुआ है, बोध संपन्न है, शिक्षक है। और जो मंत्रालय है उसी का नाम विद्यालय है। तो देश भी ऐसे ही समझदार लोगों से चलना है, शिक्षा भी समझदार लोगों से चलनी है। जब तक ये नहीं होगा ये फ्लक्चुएशन रहेगी ही, कितना ही जोर लगा लो। ये शिक्षा का काम। तो मानव का धर्म, मानव सुख धर्मी है और निरंतर सुख उसकी चाहना है, यही उसका धर्म है। ये कोर में पकड़ में आ जाए। बोलो अब। ठीक लगता है? नहीं तो धर्म को परिभाषित करके देखो जी। हाँ, माइक दे दो भैया को। अगर जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह धर्म है, तो फिर प्रकृति क्या है? मतलब इसी को नेचर नहीं कहते कि इसका नेचर इससे अलग नहीं किया जा सकता? हाँ ठीक है, वही धर्म है उसका। हमारा नेचर है सुख धर्मी, बिल्कुल सेम है दोनों। हाँ, वो क्या हो गया, वो उसका ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन वास्तविकता वो है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे पकड़ो, अच्छा लगेगा। कहते हैं ना हमारा नेचर क्या है। नेचर का मतलब है जो अपने को स्वीकृत है, जो नहीं बदलता है। जो बदलेगा वो मेरा नेचर नहीं है। अब मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, इसको बदल के देखो, बदलेगा ही नहीं। हर कोई होना चाहता है, आदमी का नेचर ही है। अभी हमने भैया प्रवृत्तियों को नेचर मानना है, ये प्रॉब्लम है। अभी हमने मानव की प्रवृत्तियों और मान्यताओं को नेचर मानना है कि ये उसका नेचर है। ठीक है, बढ़िया। सर तो फिर गुण धर्म क्या है?
गुण अध्ययन में आता है। धर्म तो खोल ही दिया, धर्म गुण अध्ययन में जब जाओगे तब आएगा, भी बोल देता हूं क्योंकि कई बार थोड़ा अपेक्षा रहती है। गुण का मतलब परस्परता में प्रभाव ही गुण है। जैसे आग का गुण क्या है, वो जला देती है। परस्परता में प्रभाव, गर्मी है ना, परस्परता में प्रभाव को बोल रहे हैं। तो पदार्थ का भी गुण देखना पड़ेगा, है ना, पदार्थ और प्राण का भी गुण देखना पड़ेगा, मानव का भी गुण देखना पड़ेगा। जैसे मानव के में जाएंगे तो भ्रमित मानव क्या है, यदि मानव की बात करेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा स्वभाव है ना, उस तरफ चला गया। और राक्षस, और वैसे कहोगे तो पशु मानव, राक्षस मानव में क्या चला गया, वो धीरता कहाँ गई, वीरता कहाँ गई, वो नेगेटिव में चली गई, है ना। पशु में जाओगे तो स्वभाव में जाओगे, क्रूर और अक्रूर दो ही हैं, या तो क्रूर मिलेंगे या अक्रूर मिलेंगे। पदार्थ में संगठन विघटन है, बनेगा बिगड़ेगा, ठीक है ना। तो वो पूरी टेबल है, आगे अध्ययन में आती है जी। बढ़िया, और बताओ। तो ये धर्म काम आएगा कल, इसलिए मैंने अभी थोड़ा टाइम भी बचाया कि जब हम बात कर रहे हैं न्याय, धर्म, सत्य की, है ना, तो न्याय को भी थोड़ा सा खोल देता हूं ताकि कल भी टाइम बचे। न्याय हम किसको कह रहे हैं, न्याय का मतलब क्या है, अभी न्याय किसको कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं अभी न्याय, न्याय किसको बोल रहे हैं अभी। मेरे पास एक कटिंग थी, कल शाम को शायद पेरेंट्स आए थे तब दिखाई थी न्यूज़पेपर की कटिंग, कि उसके घर में उसका मर्डर हो गया तो न्याय के लिए अपील की है कोर्ट में। अरे जिसके घर में मर्डर हो गया उसके साथ न्याय हो सकता है कभी, सोच के देखो, है ना। जिसके घर जो अपराध से ग्रसित है, रेप हो गया, मर्डर हो गया, उनके साथ न्याय हो नहीं सकता, हैसियत नहीं है मानव जाति की कि न्याय कर पाए। वो अभी हम न्याय किसको कह रहे हैं, प्रतिक्रिया को न्याय कह रहे हैं फिलहाल हम। जैसे एक ए है, एक बी है, ए ने बी के साथ कुछ गलत किया, ए ने बी के साथ कुछ गलत किया, तो ए को थोड़ा सा दुखी कर दो ताकि बी को थोड़ा सा अच्छा लगे, उसको हम न्याय बोल रहे हैं अभी। ये प्रतिक्रिया हुआ कि न्याय हुआ, ये वही है गलती को गलती से रोकना। एक गलती माँ ने की थी, है ना, गलती को गलती से रोकना कैसे, लो चीटी मर गई, खड़ा हो जा। और कल न्यूज़पेपर में और एक बढ़िया रखा था, हमने पढ़ा था, शाम को था जो, क्या था वो, पहला ही, बोले हमारी पहली झूठ ये तो ठीक है कि पापा कह रहे हैं, पापा घर पे नहीं, अच्छा लगता है, थोड़ी देर बोल लिया, लेकिन और एक कितनी गहरी झूठ बोलते हैं, बच्चे को सुई लगवाने ले जाएंगे, बेटा दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, रुक जा रुक जा। अरे यार सुई ना लगने से दर्द कैसे नहीं होगा ये बताओ। अब बच्चा सोच रहा है कि यार ये झूठ बहला के भी अपना काम निकलवा रहे, है ना। तो संबंधों के लिए जरूरी है, उसको बताओ क्या दिक्कत है, लेकिन हमने ये है ना कि ये रोएगा तो हम दुखी होते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि ये रोया तो मेरे को, है ना, बाद में चुप कराना पड़ेगा, मुश्किल लगेगी, सुखी मैं ही होना चाहता हूं, इस अर्थ में गलती कर रहा हूं। मैं भी मूलतः गलती करना नहीं चाहता, मैं सुखी होना चाहता हूं, इसलिए झूठ बोल देता हूं, बोला गया। इसी को कहा वो पता नहीं चलता जो कह रहे हैं। तो अपने को बेहोशी से उभारने के लिए निरंतर वास्तविकताओं का अभ्यास करना है। निरंतर वास्तविकता क्या है, जीवन है, जीवन सुखी होना चाहता है, और जो भी इसकी क्वालिटी है उसको, है ना, मेंटेन करने के लिए उसकी बार बार अभ्यास की जरूरत, तो ध्यान आएगा। कोर में ये नहीं है कि भाई अब देखो कोर में क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, बोल दिया कि सुई से दर्द नहीं होगा, उसका कोर क्या है कि ये रोएगा। एक तो ये है कि बच्चा ना रोए, माँ के लिए ये भी रहता है, लेकिन रोने से क्या होगा, माँ दुखी होती है, अपने सुख के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे के रोने से क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। तो यहां इन चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। तो न्याय का मतलब गलती को गलती से रोकना नहीं है, एक गलती इसने की दूसरी इसने कर दी, क्या ये ठीक हो जाएगा। जेल से निकल के कहता भी है, फिल्मों में बोलते भी हैं 10 साल बाद बाहर आने दो, और फिल्म में लिखा आता है 10 साल बाद
फिर फिल्म शुरू होती है। यही तो हो रहा है, वो गलती को गलती से रोकने की सोचते हैं। तो गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही तो चल रहा है। एक देश ने दूसरे पे युद्ध कर दिया है ना, दो और शामिल हो गए, वो रुकने वाला नहीं ना, वहां पर न्याय होगा, मानव जाति के साथ अन्याय होगा, बल्कि डबल। पहले जो देश शामिल नहीं था वो और आ गया, उसके देश में भी कितने लोग मरेंगे। वो न्याय हुआ कि प्रतिक्रिया हुई? तो न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब क्या है? सबसे पहले संबंध की पहचान, दूसरे नंबर पर संबंध का निर्वाह। केवल पहचानने से काम नहीं चलेगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, पहचान लिया, काम नहीं चलेगा जब तक निर्वाह नहीं होगा। निर्वाह का मतलब उस संबंध में जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए निरंतरता होना ही उसका निर्वाह होना है। जो संबंध को, जिस संबंध को पहचाना है, उस संबंध को पहचान कर उसके लिए तन मन धन लगाना ही संबंध का निर्वाह है। हालांकि संबंधों में है ना, जब तन मन धन बोलते हैं, इस कंटेंट में तन मन धन नहीं है, मन तन धन है। क्योंकि जैसा रहे मन वैसा ही तन और धन का इस्तेमाल होगा। जब हम तन को प्राथमिकता में लाते हैं, तन मन धन, तो इसलिए तन को बेहतर करने में ज्यादा लगे हैं, मन और, है ना। जबकि मन बढ़िया होने से तन धन बढ़िया यूटिलाइज होगा, या जो परंपरा में हम बोल रहे हैं उससे ठीक होगा। जांच के देख लो, कल अजय भाई ने भी शायद रखा था ना ये ऐसा ही कुछ। तो प्राथमिकता में मन, क्योंकि जीवन, मन का मतलब जीवन, जीवन चला रहा है, चलाने वाला जीवन है, जैसा जीवन होगा वैसा ही तन का और धन का इस्तेमाल करेंगे। संबंध का निर्वाह, संबंध की पहचान, उसका निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन। फिर मूल्यांकन होता है, मूल्य को आंका जाता है। मूल्यांकन मतलब उपयोगिता, है ना, कि जो निर्वाह हुआ है उसका मूल्यांकन है, उसका अंकन है कि जो मूल्य संबंध में थे क्या उसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है, नहीं हुई है तो संबंध नहीं है। तो मूल्यांकन जरूरी है। और मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकन पूरा होता है, उपयोगिता सिद्ध होती है, तो दोनों को मजा आता है, दोनों कहते हैं यार क्या बात है, यही तो चाहिए था। इसी का नाम उभय तृप्ति है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। यही न्याय है, यही प्यार है संबंधों में, इसी का नाम म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। दोनों तरफ से तृप्ति, इससे कम में नहीं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय तृप्ति ही न्याय है। तो न्याय, धर्म, सत्य को कल रखेंगे। भैया कुछ कह रहे हैं पीछे, हाँ ले लो माइक, उधर से ही ले लो। अगर किसी किसी को जेल में हम भेजते हैं, कभी कुछ भी उसके साथ हो गया, तो उसको प्रायश्चित भी हो सकता है ना उस कैदी को। ऐसा तो नहीं है कि वो बदला लेने की सोचेगा। हाँ, इस जेल से आने से जेल में भेजा ही इसलिए जाता है कि हाँ। जो गलती करता है वो भी 10 बार सोचता है, जिसके साथ होता है वो भी 10 बार सोचता है। तो वो तो सही है ना, ऐसा बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है? तो आप उधर बोल रहे थे गलत है ऐसा, न्याय के साथ। मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ उसको न्याय नहीं बोला। न्याय का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ हो गया, न्याय फाइनली कहाँ के रुका? म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय तृप्ति। अब एक ठीक हो गया, जिसके घर का नाश हो गया, वहां से म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं आएगी, वहां से स्वीकृति नहीं आएगी। अब मान लो मैंने मर्डर कर दिया आपके घर में किसी का, और मैं ठीक हो गया, जेल में जाके कुछ दिन बाद मेरे को तो मजे आ गए। आप तो तिल तिल करके याद आएगा ना, भाई गया, बर्थडे वाले दिन भी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। केस में आपके साथ तो न्याय नहीं हुआ, तो उस केस में तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा ही नहीं ना कभी। नहीं होगा, इसलिए वो न्याय नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए न्याय नहीं है। वो प्रतिक्रिया है, एक के होने से नहीं होता है। कब होगा? जब हम ये आश्वस्त हो जाते हैं, है ना,
इसीलिए इनको अव्यवस्था बोला। इसीलिए इसके लिए सूत्र भी बोला कि जब तक अव्यवस्था है शासन मजबूरी है, ये शासन है। हम जेल में बंद रखकर उस पर शासन करके उसको सुधारने की सोच रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे बच्चे को घर से ना निकल देने पर, है ना, घर में बंद रखकर सुधारने की सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरा टूल हमारे को भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा तो होगा ना, मान लो कोई मर्डर किया बराबर, और आपको जन्म कैद दे दी, तो मुझे थोड़ा सा तो ऐसा खुशी होगी ना। आपको कुछ भी ना दे तो मुझे कुछ भी खुशी नहीं होगी ना। हाँ, तो बस वही है, वो प्रतिक्रिया ही है। हाँ, इतना ही है। वो बोला है म्यूचुअल फुलफिल, जो अब आप थोड़ा कह रहे हैं, हाँ। तो अपने आप ही उत्तर निकल रहा है कि पूरा नहीं है, पूरे को ही म्यूचुअल फुलफिलमेंट बोला। उससे कम में, है ना, थोड़ा बहुत खुश होना है, वो तो मैंने खुद ही बोला है कि ए ने बी के साथ कुछ गलत किया तो ए को थोड़ा सा दुखी कर दो ताकि बी को थोड़ा सा अच्छा लगे, बोला ही है मैंने। लेकिन जिसके साथ हुआ है ना, उनके बाकी संबंध, माता पिता और परिवार, अब मान लो चलो डेथ सेंटेंस सुना दी, एक गलती, एक डेथ उधर हो गई, इधर मेरे माँ बाप भी तिल तिल करके याद करेंगे जिंदगी भर की बेटा गया। उन्होंने क्या गलती की थी? गलती तो मैंने की थी, ऐसा है। तो वो स्वीकार नहीं होता है, वो दूसरों को ही दुख देना है दूसरे तरीके से। बेशक किसी का बेटा कैसे भी बुरा निकलता है, ये जितने भी केसेस हम सुन लेते हैं न्यूज़पेपर में, है ना, 1% प्रतिक्रिया में वो बोल देता है कि कुछ भी कर लो, उसके माँ बाप ही जानते हैं। बोलना बहुत आसान। तब ऐसा होता है, बस इतना ही। माता पिता, है ना, माता पिता, परिवार, और साथ में फिर जहां समाज में जा रहा है। तो इससे ये पकड़ में आया कि केवल हमारे को अपने से शुरू करके एक्सटेंशन तक जाने की जरूरत है, वरना मेरा बच्चा जिस परिवार के आंगन में खेलेगा, परिवार के आंगन का मतलब समाज, है ना, जिस समाज में खेलेगा, जिस आंगन में खेलेगा, है ना, उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, जैसे मेरे बेटे की समाज के प्रति जिम्मेदारी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम भी कई बार सोचते हैं, अभी ऐसा लगता है कि यार किस समाज की बात कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक चीज आती है कि हम जब भी जीवन विद्या से जुड़े परिवार कई मिलते हैं, मैं कई बार देख पाता हूं उनमें से, है ना, 4 या 5 को मैं उस तरीके से एक्सेप्ट एकदम कर लेता हूं कि मैं कह देता हूं कि यार वाइफ को वहां छोड़ दो, है ना, मेरी वाइफ को वहां छोड़ना है, बेटी को वहां छोड़ना है। हम इजीली बोल पाते हैं, लेकिन सामान्य समाज में बहुत सारे लोगों को नहीं बोल पाते हैं। तो जो समाज का विस्तार है वो भी किसी लक्ष्य के अर्थ में ही कर पाओगे, बिना लक्ष्य विहीन आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक लक्ष्य एक नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। समाज में भी जुड़ोगे तो किसी लक्ष्य के अर्थ में ही जुड़ोगे, बिना लक्ष्य के आप एक होके दिखाओ। आप टूर पर घूमने जाते हो तो भी लक्ष्य है कि 5 दिन एक साथ एंजॉय करेंगे, तो एक साथ जा पाते हो। लक्ष्य ही नहीं है तो, और लक्ष्य वो कैसा था? थोड़ी देर वाला, इसलिए वो साथ थोड़ा अच्छा लगता है, और समझ नहीं है तो रास्ते में भी झगड़ा हो जाता है, कहां एंजॉय कर पाते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा सुख। जी भैया कुछ कह रहे हैं पीछे। हेलो जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक माँ और उसके बच्चे का एक एग्जाम्पल दिया था, क्या आप फिर से दे सकते हो? कौन से वाला? अभी न्याय का जब आप समझा रहे थे तो आपने एक मदर का और उसके बच्चे का एक एग्जाम्पल दिया था। 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक सुई वाला, हाँ, है ना, और एक मुझे सुई चीटी वाला। हाँ, तो सुई वाला फिर से आप बताएंगे? हाँ, तो बच्चे को हम कई बार बोल देते हैं कि डॉक्टर सुई लगा रहा है, बेटा दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, लगवा लो। हमने ऐसा बोल दिया, तो ये बच्चे को दर्द होगा कि नहीं होगा पहले ये अपने में जांचें। दर्द तो होगा ही। ऐसा क्यों बोला होगा? मतलब उसमें माँ की खुशी है, हाँ, या कंसर्न है? क्यों? थोड़ा वो कंफ्यूजन था मुझे। हाँ, क्योंकि आपने कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट दिया कि क्योंकि माँ को दर्द ना हो, माँ दुखी ना हो, इसलिए वो उनसे झूठ बोल रही। पर उनका आशय ये भी हो सकता है ना कि उनका आशय ये भी हो सकता है कि अगर सुई लगवा ली तो सुई का डर जो है वो बच्चे में अभी से हो जाएगा, तो फिर वो इन फ्यूचर
अपना जो भी कुछ है मतलब सुई लगवाना या दवाइयाँ लेना अपने हेल्थ के रिलेटेड जो भी होगा तो डरेगा। तो कहीं उसका आशय ये भी है कि वो ठीक हो जाए, उसका आप आशय ये अपने भी है बच्चे कि आप डर से आगे हम बढ़े। अपने बच्चे को डराना चाहते हैं कि डर से मुक्त रखना चाहते हैं? डर से मुक्त रखना है बस तो वो क्यों कहेगा तो कि वो आगे एक से बार डरे? बच्चा जो है उसके पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जीवन का, तो वो एक्सपीरियंस करने करने के लिए भी प्रमोट कर रही है। बच्चे का शरीर है ना, बच्चे के शरीर को अभ्यास नहीं है, जीवन को तो अभ्यास हो ही सकता है। बच्चे का शरीर छोटा है, जीवन में हमारे हमारा हमारा बाप हो सकता है। और क्या, छोटा सा बच्चा कितने बड़े इशारे करता है कि तुम गलत कह रहे हो। छोटा सा बच्चा बेड पे चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ के 2 मिनट में कहता हो कि आप गलत कह रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूं। तो बच्चे को छोटा जब कह रहे हैं तो शरीर रूप में छोटा है, जीवन रूप में हमारे से इवोल्व हो सकता है ना। आज तो चौथा दिन आ गया, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, एक विनती कर रहा हूं कि हमारे को शिफ्ट होने की आवश्यकता है कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर से बड़ी कोई एंटिटी है। जब हम बड़ी एंटिटी के रूप में पहचानेंगे तो इन चीजों का उत्तर हमारे को आसानी से मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पहले दूसरे तीसरे दिन, और इस पे हमने जब निरंतर सुख खुला था तो हमने खुल के चर्चा की थी। यहाँ पे ये नहीं बोला कि मां न केवल अपनी सुख, केवल अपना सुख, केवल कहना अलग है। मैंने अभी स्पेशल एक बात और बोली है ना, कि बच्चे के सुख में उसका सुख है, ऐसा बोला था मैंने, कि वो रोए ना, क्योंकि माँ को अच्छा लगता है। माँ बच्चे को रुलाना चाहती है कि सुखी रखना चाहती है? सुखी रखना। उस अर्थ में गलती हो गई क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उस मोमेंट पे ऐसा। तो अभी उसका कोई तरीका नया आया है? हाँ, तरीका नया आने का मतलब झूठ मत बोलो, रो लेने दो थोड़ी देर, ओके। और दूसरा आपने जो हो न्याय जाएगा चुप, दर्द कम होते ही चुप हो जाएगा, इतना ही है भाई। मन में यही लगता है कम से कम झूठ ना बोले। और न्याय के बारे में आपने बताया कि न्याय नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया है। तो किस केस में? जो भी आपने आपने पहले बताया ना कि ए और बी वाला एग्जांपल आप जब फिलहाल जो भी कोर्ट कचहरी करती है वो फैसला करती है, न्याय नहीं करती है, वो प्रतिक्रिया है। हाँ, तो उसका मतलब ये तो आदिकाल से चला आ रहा है कि हमने पुराणों में भी पढ़ा है कि रावण सीता माँ को लेके गया था, तो वो प्रतिक्रिया थी या न्याय था? हमें नहीं पता, वो जाने। नहीं, हम अपने घर में यार फिर वही बात, अजय जैन भैया वाली मतलब दूसरों के घरों में, अपने घरों में आ जाओ, अपने घरों में देखो, कोई किसको उठा के ले जाता है तो क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है कि अन्याय होता है। पर वो बातें अपने घरों में ही हो रही है, अपने घरों में ही हम ये सारे पाठ हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अभी वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया। अपने घर का एग्जाम्पल लेके बोल ले, मैं तैयार हूँ खुल के। अब मेरा तो पढ़ा हुआ है नहीं, मैं कैसे उत्तर दूंगा, ना आपका देखा हुआ ना मेरा देखा हुआ, वो हमारे पास सूचना है। हम अपना जिया हुआ बोले, जितनी बात करें हम तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हो। कोई भी एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि हमारा जिया हुआ है, हमारे घरों का है, बिल्कुल बोलो, सम्मान है आपका। कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे दीदी ने भी लिए थे 2-3, अभी मैंने भी 1-2 अपना लिया था। वो एग्जाम्पल सही थे, मनोबल वाला जो था कि आपके साथ कोई ऐसा अपना रोग भी वगैरह है। देखो। पर ये न्याय वाला जो है मुद्दा, तो अभी तो अपने ही मैं परिवार एज अ फैकल्टी अभी बात पूछता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने कोई, हमारे यहाँ स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी, तो हमें उसे न्याय कैसे करें? तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप सभी चीजों में प्रतिक्रिया बोल देंगे तो हमारा ये जो मुद्दा है कि तो न्याय कहाँ होगा, जस्टिफाई कहाँ होगा, कहाँ हम उन बच्चे को। सबसे बड़ा न्याय बच्चे को समझ देना ही सबसे बड़ा न्याय है। एक टीचर स्वयं में आचरण की निश्चितता को पाएगा तो न्याय कर पाएगा, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। पहले अपने साथ न्याय करना पड़ेगा तो दूसरों के साथ न्याय कर पाओगे। अपने साथ न्याय हो नहीं रहा, बच्चे के साथ करने उतरे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो आई थिंक अपने साथ न्याय का मतलब है मैं निरंतर वास्तविकताओं को समझ गया हूं, मैं निश्चित आचरण को पा गया हूं, मेरे अंदर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया हूं। मैं खुद जो मेरा माइंडसेट है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही है ना, जीवन शैली है और धन ही सब कुछ है, इस दृष्टिकोण से मैं नहीं जी रहा हूं, यही मेरे साथ न्याय होना है। अपना एग्जाम्पल लें, न्याय को लेके अपना एग्जाम्पल लें। सर
रेपिस्ट अगर होगा, मुझे पता है, मुझे अपना एग्जांपल लेना है, मैं भी एक लड़की हूँ सर, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ कि इस घटना को लेके हाँ, नहीं, मतलब अपना जिया हुआ, जैसे हाँ, भैया न्याय को लेके कह रहे हो ना आप? हाँ, न्याय को लेकर ही कह ठीक है। रही हूँ। आपने बोला कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम भी वापस ऐसा ही करते हैं तो हम सिर्फ उनको दुख ही दे रहे हैं, लेकिन सर ये दुख देना जायज है। अगर हम ये प्रतिक्रिया देंगे ही नहीं तो ये सारा और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर कोई रेपिस्ट है जो रेप किया है उसने, हम वहाँ ऐसा नहीं सोचते कि हम अपना आचरण ठीक कर ले, उनको सजा देनी ही पड़ती है। इस समय हम ऐसा नहीं सोचेंगे, जैसा आपने सर को बोला कि बच्चे को सुधारना है तो हमें अपना आचरण ठीक करना है। कई लोगों का आचरण ठीक ही, तो फिर ये रेपिस्ट क्यों नहीं सुधर रहे? जितना जितना विजिलेंस बढ़ रहा है ना, चलो, जितना जितना विजिलेंस बढ़ रहा है या जितने जितने कोर्ट कचहरी बढ़ रहे हैं, अपराध कम होते दिख रहे हैं कि बढ़ते दिख रहे हैं? इसका मतलब न्यायालय है ना सॉल्यूशन नहीं है, दंड देना सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या हुआ? हेलो सर, हेलो, दुबई की गवर्नमेंट को देखो, उधर चोरी भी होती है ना तो हाथ काट देते हैं बच्चा, हाथ काट देते हैं, यानी उधर चोरी नहीं होती। अभी देखो, आपका कोई भी पर्स नीचे गिर गया हो ना तो कोई उठा भी नहीं सकता, आपके घर पे पहुंच जाता है। बिल्कुल, तो क्यों ऐसा क्यों है? न्याय कड़क है उधर। तो क्या बोला मैंने? हाँ। जब तक अव्यवस्था है शासन मजबूरी है, यहाँ भी करो। और इधर नहीं हो रहा है ना, इधर करो ना, करो। और यहाँ किया भी है, आप ही ठुकरा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ किया भी है। रेड लाइट पे जंप करने से है ना, पहले 2000 रुपए जुर्माना था, आज 5 है, रोक लो ना। पैसे से कोई नहीं मानता इधर, उसको उसके हाथ पैर काट दो ऐसे लोगों को, तो दूसरी बार वो करेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, वो तो क्या है, जेल में डाल देते रेपिस्ट को, 15 साल बाद छूट जाता है। हाथ पैर काट दो ना, दूसरा कोई सोचेगा ही नहीं ऐसा करना, जाहिर में काट दो हाथ पैर, ऐसा बोल रहा हूँ। इस चीज को लेके आप गलत नहीं कह रहे। जब तक व्यवस्था नहीं बनती, ये जरूरी है करो। हाथ काटना पड़े, हाथ काट लो यार, क्या दिक्कत है? अगर जो मान लो रेपिस्ट अगर जो नहीं सुधर रहा, उसको 2 चांस दे लिए, है ना। देखो सर, वैसे तो अरे 2 चांस का मतलब क्या है? एक 10 साल की सजा काट के आ गया, दोबारा फिर कर दिया। आप मतलब भाव नहीं समझ रहे। तो सर मतलब मान लो एक सजा दे दी, एक सजा दे दी, जेल से बाहर आके फिर गलती कर दी, तो चांस है कि नहीं है? तो पहली बार ही फांसी पे लटकाना, मैं ये कह रहा हूं, यदि जरूरत है तो किया जाए। जब पता है कि ये दोबारा भी करेगा, नहीं सुधर सकता, तो फांसी भी दी जाए। तो सर तो कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या है, हर परिवारों में भी यही हो रहा है कि एक बार गलती कर दी, सीधा ये सोच रहे हैं बस इसको फांसी पे लटका दो। तो सर इसके ऐसे सिर हो जाओ, ये सुधर ही नहीं सकता। तो सर, न्याय की परिभाषा और प्रतिक्रिया की परिभाषा क्या है? हम डिफरेंशिएशन कैसे करें? न्याय का मतलब दोनों पक्ष में उभय तृप्ति हो जाए, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो जो क्राइम करता है उसको तो सेटिस्फेक्शन हम दे नहीं सकते, इसीलिए न्याय होता ही नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो सभी जगह प्रतिक्रिया होगी तो ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? तो इसीलिए नहीं हो रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो न्याय कैसे करें? तो न्याय का मतलब क्या है? सुधार ही दंड है, सुधार ही दंड है, और कोई तरीका नहीं। मेरा विरोध नहीं है, एक अनुरोध है। जैसे कि कई सारे सेक्ट चल रहे हैं, मतलब संप्रदाय चल रहे हैं, कई सारी मिशनरीज चल रही है, कई सारे रीजनल जो भी साधु संत है वो सारे ऐसे टॉक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैठे सभी लोगों का एक ही चीज है कि जो सारे सुधारक समाज के अंदर कुछ अच्छे आदर्श समाज की जंखना रखने वाले लोग ही यहाँ पे बैठे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, इसे आप विरोध ना समझे, सिर्फ अनुरोध समझे। नहीं, बढ़िया, स्वागत। तो ठीक, मेरी एक ये बात है कि क्या कभी मध्यस्थ दर्शन जेलों में हुई है सुधार के लिए? कहीं भी कोई भी ऐसी प्रक्रिया हुई है? क्योंकि सुधार की जरूरत है तो वहां पे है। आप कहीं गए थे, मैंने परसों बोला था इस पे।
नहीं, मेरा प्रश्न ये है, अगर हुआ है तो वहां पे वो न्याय का जो प्रतिक्रिया वाला चीज है उसमें सुधार आना चाहिए, क्योंकि हम तो ये जो भी बोल रहा है, जो भी सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बात बोल दूं, एग्री कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध चलो कर रहे हैं, बढ़िया। पर हम एक ही जगह पे आके रुकेंगे। इसी संस्था में कितने शिविर हो चुके हैं? 12 साल से हो रहे हैं। और क्या हाल है? हाल तो अच्छा ही एकदम है। हाल का मतलब नेगेटिव मत लेना, उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब उसके बावजूद भी हमारा समझ का लेवल है ना, सीरियसनेस का लेवल, किसी कंटेंट को इम्प्लीमेंट को करने का लेवल, उस नजरिए से कह रहा हूं। हमें झेलना पड़ रहा है। आपके कहने से 400 में से 35 पेरेंट आते हैं, कहां पेरेंट से कनेक्टिविटी बना पाए आप, जो एक टीचर का सबसे बड़ा काम है। पर हमारा मूल मुद्दा जो है वो भी न्याय और प्रतिक्रिया पे तो है। वो भी न्याय है, पेरेंट से संबंध स्थापित करना सबसे बड़ा न्याय है बच्चे के साथ। अगर हम ये भी अप्रोच ले सकते हैं कि उनको अगर आपको मौका देना ही है तो आप उनसे 5 शिविर करवाइए, 5 परिचय शिविर करवाए तो उनमें सुधार आएगा, तो उनसे 10 लोग और सीखेंगे, समाज में और सीखेंगे, तो ये जो जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत तो है, इसीलिए लगे पड़े हैं भैया। पर जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे बहुत रेशियो कम है। वो इसलिए है आपके पास और हमारे पास, जब आपको कह रहा हूं तो मैं भी एक टीचर हूं, है ना, हमारे पास और आपके पास ज्यादा शिविर इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे में ज्यादा कमी है। हम मानते हैं कि बड़ी गलती वो कर रहे हैं, है ना, बड़ी गलती इस सेंस में कि जिसका एकदम सॉल्यूशन अव्यवस्था को लेके नहीं निकल रहा, लेकिन हमारे पास ज्यादा मासेस को हम टैकल करते हैं, इसलिए ज्यादा चांस यहां से सुधरने के। वो तो 1 या 2 बंदे या 10 आदमी से पूरे दिन मिलता होगा, हम एक दिन में 250-300 आदमियों से मिलते हैं क्लासरूम में 40 मिनट के लिए। तो ज्यादा संभावना कहां पर है? संभावना जहां पे आप ही है वहां बताओ। नहीं करना, जहां संभावना नहीं है वहां ज्यादा प्रयास करना है। चलो, शुभकामनाएं। 1 मिनट। उत्तर आपके पास भी है इसका, सर। देते गुजराती में बोलेंगे हाँ। तभी समझ आता है उनको, आप ही समझाओगे। સર હું વિરોધ નથી કરતી, અનુરોધ જ કરું છું। આપણે બધાય અત્યારે રેપિસ્ટ ઉપર પહોંચી ગયા છીએ, પાછા ક્રિમિનલ એરિયામાં વયા ગયા છીએ, બધી વાત સાચી છે। સર અત્યારે જેટલા લોકોને સરકાર તરફથી ગમે એટલી સજા દેવામાં આવે ને, તો આપણા જ નોર્મલ પબ્લિકમાંથી એક માસ એવો છે કે જેમને માનવ હિત તરીકે ઊભો રહીને એમને બચાવવા માટે ઊભો હોય છે। સરકાર ગમે એટલું કરશે તો આપણે માનવ હિત તરીકે ઊભા રહી ગયા હોય છે ત્યાં એનજીઓ કરીને કે ભાઈ તમે આમ શું કામ કરો છો, તો આપણે સરકારને રોકીએ છીએ। પછી જો અચાનક સરકારે હાથ કાપી નાખ્યા, લે એક વાતમાં હાથ કાપી નાખ્યા, આવું ન કરાય। એટલે પહેલા આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે શું જોઈએ છે, હાથ કાપવા છે કે નથી કાપવા, પછી આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કરી શકીએ। અને ન્યાય અને પ્રતિક્રિયાની વાત છે ને સર, બંને શબ્દ અલગ અલગ છે। કારણ કે ન્યાયનો મતલબ એવો થયો કે મારા ઘરમાં અત્યારે આપણે જોઈએ કે 26 જણા જે લોકો મરી ગયા પહલગામમાં, તો એ 26ના ઘરનાને જ ખબર છે। હું અત્યારે કદાચ અહીંયા બોલી લઉં તો મને નથી ખબર, બરાબર, મારી પ્રતિક્રિયા એટલી જ નીકળી કે ભાઈ આવું ન થવું જોઈતું હતું। મારી તો એવી નીકળી કે વાઈફને બધી જઈને એમ બોલતી હતી કે અમને મારી નાખો, એની કરતાં એ ટ્રાય કરવી હતી કે એનો પગ પછાડીને એને મારવાની ટ્રાય કરવી હતી। મારી થોડ પ્રોસેસ આવી, પણ મારી પ્રતિક્રિયા હતી, એની પ્રતિક્રિયા અહીંયા ન નીકળી। પણ હવે અત્યારે કદાચ તમે સરકારને ઉભા રહીને એમ કહેશો તને ગોળી મારી દે તો એના ઘરના ન્યાય થઈ જશે, એમના હસબન્ડ પાછા આવી જશે। સર ન્યાયનો મતલબ એવો કહેવા માગે છે કે મારા ઘરમાં ગમે એટલું નુકસાન થયું હશે તો સામેવાળાને તમે ખાલી પ્રતિક્રિયાથી દંડ નાનો મોટો આપી શકશો, ન્યાય નહીં આપી શકો। પણ બેન, એ બીજા 26 ને નહીં મારે, ત્યાંથી અટકાવવાની વાત છે। પણ સરકાર કરવાની ટ્રાય કરે છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? હું એવું નથી કહેતો કે આપણે કોઈને હાથ કાપી નાખીએ, પગ કાપી નાખીએ, XYZ। મારું કહેવાનું એ છે કે આ લોકોને વધારે જરૂરિયાત છે સમજવાની। હા, એની સાથે તો હું એગ્રી જ કરું છું, પણ મારો મૂળ મુદ્દો એ છે કે ન્યાય તો પ્રતિક્રિયા શું કરી। Sir, may I intervene, please? પ્લીઝ પ્લીઝ મેમ। I think what he is trying to, convince us since last 2-3 days, અથવા તો જે કન્વે કરવાની વાત છે એ છે કે કંઈ પણ વસ્તુ થશે, એક મતલબ એક્શન રિએક્શન્સ જે ફિઝિક્સ વાળા બધા કહેતા હોય છે, સો ધીસ ઇઝ એક્શન એન્ડ ધ રિએક્શન।
એનો અંત નહીં આવે. ઇટ ઇઝ સમથિંગ કે તમે એનું જો મૂડ દૂર કરશો, જે અહીંયાથી કહેવાની કોશિશ કરે છે, मतलब जो सर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मतलब जो रीजन है, जो मूड है, उसी को मतलब एलिमिनेट कर रहा है, देन ओनली द क्राइम विल गो. मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स. छोटी वाली बात में भी अगर जब दो बच्चे भी अपने क्लास में झगड़ रहे हैं तो हम व्हाट वी डू, वी गो फॉर अ मिडल वे आउट. वी डोंट से ब्लैक और व्हाइट, वी गो ऑलवेज गो फॉर अ ग्रे. That is what I think he is trying to teach us since last 4-5 days, and that we are yet to reach there. तो उनका कहने का क्या है कि जब तक हम वहां नहीं पहुंच पाए, टाइम लगेगा, एंड दैट रोल इज ours, all of us, जब तक वो जरूरी है. हाँ, એટલે હું तब तक वो वही पहले दिन से वो वही बोल रहे हैं कि जब तक सेल्फ डिसिप्लिन ना आए तब तक अनुशासन जरूरी है. जिस दिन सेल्फ डिसिप्लिन आएगा अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी. એટલે હું મારું વાતને વિરમીશ અહીંયાથી એક નાનકડું ઉદાહરણ આપીને. સરનું કહેવાનું છે કે ઘર કા ઉદાહરણ લો. આ જે કાંઈ પણ પુરાણો છે હું મારા ઘરના જ ઉદાહરણ સમજીશ. હું એ સમજી ગયો છું કે આપણે રામે રાવણ સાથે કર્યું એ નથી કરવાનું, આપણે વાલિયા લૂંટારા અને વાલ્મીકી બનાવવાનો છે. क्या था वो? बीच बीच में तो समझ आ रहा था, अब वाला बिल्कुल ऊपर से गया था भाई. और मैं आपको बोलने वाला था कि हिंदी आप बोल रहे थे, हिंदी बोल लो. हाँ, तो मेरा कंक्लूजन ये था, मैं आपके साथ डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया. मैंने पहले तो ये मेरा पूरा स्टैंड दे दिया आपको कि आपका जो भी है, पर मैं जितने भी पुराण वगैरह में जितना भी जो लिखा गया है उनको मैं अपना ही समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएनए टू डीएनए वो पास ऑन होके ही हमारे जहन में आए हैं. बिल्कुल. तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए कि जो राम ने रावण के साथ किया है वो हमें नहीं करना है, पर हमें वालिया लुटारे को वाल्मीकि बनाना है. क्या बात, यही तो बात हो रही 4 दिन से. शानदार. देखो अच्छा लगता है. और इस चर्चा से पता है क्या चीज बढ़ी है? क्या चीज बढ़ी है? एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस, कि हम किसी एक पेज पर आ रहे हैं, सेम पेज पर आ रहे हैं. और ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है यहां से बार बार ये ध्यान रहे. मैं एक ही सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक व्यवस्था नहीं है शासन मजबूरी है, ये ध्यान रहे. सर, जो मैं सर की बातें समझ पाया हूँ, जी भैया, सर ने ऐसा बोला है कि इनका कहने का मतलब था कि जेल पे जो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ के कैदी सुधरे. हाँ, कौन ध्यान देगा? तो बड़ो आदमी, जितने हम बढ़ेंगे उतना सारी जगह ध्यान देंगे. अगर आप जेल की हिंदी देखिए तो उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि वो दंड गृह है, उसका हिंदी में सुधार गृह है. बढ़िया है. गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसीज हैं, वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन होता है और वहाँ पर उनको सुधारने का मौका दिया जाता है. बहुत सारी क्लासेस भी चलती हैं. लेकिन 2 चीजें हैं सर. एक बात, मजेदार बात बोल दूं, स्किप हो जाएगा मेरे से जी. सुधारने का एक ही तरीका समझ आ रहा है. आपने बढ़िया ध्यान दिलाया, इसलिए मैंने बीच में कहा ऊर्जा का अंतर्नियोजन होने से ही सुधार होगा. और जो वहां पर सेशन ले रहे हैं या और कोई तरीका होगा, उनका तरीका क्या है? यदि वो इस अर्थ में है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए, तो सबका सम्मान किया जाए, सुधार होगा ही. तरीका कुछ भी हो, जरूरी थोड़ा है जीवन विद्या से करना है, तरीका कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुए बगैर सुधार नहीं हो सकता. मेन ये बोला गया है. बढ़िया सर. 2 चीजें हैं इसमें मैं कहना चाहूंगा. पहला तो ये है कि बीमारी अगर हो गई है तो उसको दवाई दी जाती है, उसका ऑपरेशन किया जाता है. बिल्कुल ठीक है. और जो हम काम कर रहे हैं एजुकेशन लेवल पर, वो वैक्सीन लगा रहे हैं. तो जो जेल में काम कर रहे हैं वो ऑपरेशन हो रहा है, दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पर काम इसलिए करने की जरूरत है कि वो बीमारी हो ही ना, इसीलिए हमारा संस्था ये काम कर रही है. बहुत बढ़िया. इसीलिए तो मैंने आप ही के सम्मान में तो इसलिए बोला ज्यादा सेशन यहाँ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोर यहां से है, एजुकेशन से निकलेगा, इसीलिए. बढ़िया. और जो आपने कहा, लास्ट फिनिशिंग सेंटेंस बोल रहा हूं, जो आपने कहा सुधार गृह, इसीलिए मैंने कहा सुधार ही दंड है. बस. बहुत बढ़िया. खूब खूब शुभकामनाएं. नमस्ते सबको. खूब धन्यवाद ज्यादा चर्चा के लिए. थैंक यू.